प्रिय छात्र, हमें दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे देखिए, ये धनात्मक विषम पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक के बारे में आपको बताया गया था कि प्राकृत संख्याओं, उनके ऋणात्मक मानों और शून्य को जब हम एक साथ ले लें तो जो समूह प्राप्त होता है वह पूर्णांकों का समूह होता है। जैसे आप ये देखिए, 1 2 3 4 5, आप जानते हैं कि अनंत तक हम जाएंगे। फिर इधर भी शून्य को शामिल करेंगे, फिर ये -1, यहाँ -2, यहाँ -3 और फिर इस तरह से हम ऋणात्मक दिशा में अनंत तक जाएंगे। तो पूर्णांक अनंत होते हैं और हमें ये भी पता है कि धनात्मक पूर्णांक 1 से शुरू होकर अनंत तक जाएंगे और ऋणात्मक ये -1, ये -2, -3, इस तरह से इधर भी ये अनंत तक। शून्य एक पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। तो हमें यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है। तो विषम पूर्णांक आप जानते हैं, विषम पूर्णांक कौन कौन है? 1 3 5 7 9 11, इस तरह से हम अनंत तक जाएंगे। तो हमारा यहाँ जो प्रश्न है वह धनात्मक विषम पूर्णांक से जुड़ा हुआ है। इस तरह से आप देखिए, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या क्या होंगे? या तो 1 3 5 7 9 11। हमने इसे लिखकर भी देख लिया। हमें चर्चा इसके बारे में करनी है, इस पर हमें ध्यान देना है और दिखाना है कि यह 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होगा, जहाँ q क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। तो चलिए हम देखें इसको हम कैसे बनाते हैं। यहाँ देखिए, हम जहाँ 6q + 1 करना है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को याद करते हैं तो हम पाते हैं a = bq + r होता है, जहाँ r 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है। यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया था। तो इस तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम प्रयोग करेंगे और यहाँ a के जगह पे हम इस धनात्मक विषम पूर्णांक को लेते हैं और उसके साथ जो b लेंगे वह 6 लेंगे। तो हमने मान लिया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक a है और b 6 के बराबर है। इस तरह से हम इस तरह से ये लिख लेते हैं और यहाँ हमने मान रख दिया, b के जगह पे क्या रख दिया? 6 रख दिया और r 6 से छोटा होगा, क्योंकि आपको पता है कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ पर देखिए, 0 से बड़ा या बराबर है और 6 से छोटा है r का वैल्यू। तो इस तरह से हमने लिखा। तो जब 6 से छोटा होगा r, तो पता है आपको कि ये भी कोई पूर्णांक ही होगा, r भी कोई पूर्णांक होगा, यानी वो उसमें भी पूर्ण संख्या कहेंगे। r कोई पूर्ण संख्या, क्योंकि 0 से बड़ी या 0 के बराबर है और वो संख्या पूर्ण ही होगी, यानी 0 1 2 3 4 5 तक। 6 से छोटा लेना है ना, ध्यान दीजिए, 6 से हमें छोटा लेना है। तो r का मान 0 से लेके 5 तक में से कोई एक होगा। लेकिन ध्यान देना है यहाँ कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है विषम संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे,
उसे हम विषम संख्या कहते हैं। विषम जानते हैं, उसमें भी 1, 3, 5, 7 यही विषम है। और विषम धनात्मक पूर्णांक यानी विषम संख्याएं जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो चूंकि विषम पूर्णांक लेना है इसलिए r का मान 1, 3 या 5 होगा। देखिए अब जैसे यहाँ देखिए, अगर हम 6q प्लस अगर हम मान लेते हैं कि 0 ले लेते हैं, तो 0 ले लेंगे अगर हम, तो हम इसको 6q लिखेंगे और इसमें हम अगर 2 से भाग दे देते हैं तो 2 तिया 6 यानी 3q हो जाएगा। तो हमें 2 से पूरा भाग नहीं लगने देना है, इसलिए हम r का मान 0 नहीं ले सकते हैं। अगर 2 लेते हैं तो फिर कट के हमको क्या मिलेगा, जैसे देखिए हम अगर यहाँ पर ले ले 6q प्लस 2 ले लें तो क्या होगा, ये कट जाएगा और कट के हो जाएगा, ये हो जाएगा 3q प्लस 1। ऐसे कॉमन अगर हम ले लेंगे तो इस तरह से ये कट जाएगा 2 से काटने पर। इसलिए हमें ना तो 0 को लेना है, ना 2 को और ना ही 4 को, इसका ख्याल आपको रखना होगा। तो यहाँ पर r का मान 1, 3 या 5 होगा। तो हम इस तरह से लिखते हैं, जब r 1 है तो a का मान हम इस तरह से यहाँ मान भरते जाएंगे और ये 6q प्लस 1 हुआ, यहाँ 6q प्लस 3 हुआ। जब r का मान 5 है, यहाँ 5 रखेंगे तो 6q प्लस 5 होगा। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इन तीनों में से ही किसी रूप का होगा। जैसे हमने लिख दिया 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। अब देखिए यहाँ धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक मतलब क्या, प्लस वाला, ऋणात्मक मतलब क्या, माइनस वाला। तो सम जानते ही हैं, जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, पूर्णांक की चर्चा हो ही गई है। तो धनात्मक सम पूर्णांक कौन कौन होंगे आपको पता है। देखिए 2, 4, 6, 8, आप तो होशियार हैं ही, जानते हैं आगे क्या होगा। तो अनंत तक हम जाएंगे। तो यही है धनात्मक समपूर्णांक। अब ये 4q या 4q प्लस 2 के रूप का होगा, यही हमें दिखाना है, दर्शाना है, सिद्ध करना है। और किसके प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका के प्रयोग से हमें दिखाना है। और q क्या है, q भी एक पूर्णांक है, इस पर हमें देखना है। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, उस धनात्मक समपूर्णांक को a मान लेंगे, जैसा कि हमने मान लिया है a, और b के जगह पर हम 4 मान लेते हैं, क्योंकि इस रूप का लिखना है, ध्यान दीजिएगा, जिस रूप का रहता है ना वहाँ पे वैसे लिख देते हैं। जैसे 4q के रूप में है ना, तो हम b के जगह पे 4 ले लेंगे। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने देखा था वो 6q प्लस 1 के रूप का था, तो हमने 6 ले लिया था b के जगह पर। तो यहाँ हम क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम जानते हैं भली भांति कि a बराबर bq प्लस r होता है, जहाँ r 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से क्या होगा, छोटा होगा। आप पहले से जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, अब तो आपको याद भी हो गया होगा। तो यही बात है, यहाँ पर हम ये ले लेते हैं b के जगह पे 4, यही तो हमने माना है, और b के जगह पे 4 लिया, यहाँ भी 4 ले लिया। तो अब r का कंडीशन हो गया कि ये 0 और 4 के बीच में ही होगा। तो क्या क्या हो सकता है, देखिए, या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। 4 से छोटा होना चाहिए, हमेशा याद रखिए। तो 4 मान हो गए। अब चूंकि ये धनात्मक समपूर्णांक है, धनात्मक समपूर्णांक है, तो सम होने का मतलब है कि 2 से पूरा भाग उसमें लग जाना चाहिए। तो अगर हम 1 दे देंगे, अब जैसे हम 1 दे देंगे, r का मान 1 देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4q। यहाँ देखिए हमने लिख भी दिया है। अगर हम 1 दे देते हैं तो क्या होगा, इसमें 2 से अगर भाग देंगे तो ये पूरा भाग लगने वाला नहीं है। ये 2q तो होगा, लेकिन ये 1/2 हो जाएगा। यानी
इसमें हमें r का मान या तो 0 लेना होगा, नहीं तो 2 लेना होगा। जैसे देखिए मैंने लिख दिया है, 0 लेंगे तो 4q हुआ, इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, मतलब समपूर्णांक हो जाएगा। यहाँ हम 2 लेंगे तो 4q + 2 हो जाएगा, यानी ये भी 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। इस तरह से हमने निष्कर्ष निकाला कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 4q या 4q + 2 के रूप का होगा। हमें दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। तो वही बात है, दर्शाना मीन्स दिखाना, अंग्रेजी में कहेंगे शो दैट, यानी दिखाइए। तो हम दिखा रहे हैं इसको। ये विषम पूर्णांक है, आप जानते हैं, रफ में हमने इसे लिख लिया विषम पूर्णांक 1, 3, 5, 7 से लेकर अनंत तक जाएगी ये संख्या, और अपरिमित होती है, यानी उसको काउंट करना संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा होती है। और b के जगह पे क्या लेंगे, 4। यहाँ देखिए, चूँकि इस रूप में लिखना है तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि b को हम क्या लेंगे यहाँ पर 4, और हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जानते हैं a = bq + r, और r कहाँ तक से कहाँ तक जाएगा, तो 0 से शुरू होकर के वो b से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, यानी b से छोटा होना चाहिए r को हमेशा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। फिर यहाँ हमने r के b के यहाँ पे 4 रख दिया, देखिए b के जगह पे क्या रख दिया, 4 रख दिया, है ना। अब 4 रख दिया तो r का मान हो जाएगा 0 से लेकर के 3 तक, और चूंकि ये क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए r का मान 0 और 2 नहीं होगा, क्या होगा, 1 या 3 होगा, ताकि उसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे। अब हमने इस तरह से उसको लिख भी दिया है। जब r 1 होगा तो क्या होगा, ये होगा 4q + 1, r जब 3 होगा तो ये क्या होगा, 4q + 3। इस तरह से निष्कर्ष निकला कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होगा, कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का हो सकता है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का हो सकता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे धनात्मक समपूर्णांक। तो धनात्मक समपूर्णांक क्या क्या हो जाएंगे, 2, 4, 6, 8 इस तरह से। और धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो जाएंगे, 1, 3, 5, 7 इस तरह से। तो इन दोनों को हमने देख लिया। अब हमें देखना क्या है कि ये 2q के रूप का होना है एक को, और दूसरे को 2q + 1 के रूप में। तो आप जानते हैं कि जो कोई भी धनात्मक पूर्णांक हम a ले लेंगे और b के जगह पे 2 ले लेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हम b के जगह पे 2 लेंगे तो r 0 या 1 हो गया, क्योंकि 2 से छोटा होना चाहिए r को। तो r के संभावित मान क्या हो जाएंगे, 0 या 1। तो हमने क्या माना है, धनात्मक पूर्णांक को a माना है। अब पहला केस आता है, पहला कंडीशन है कि जब a धनात्मक समपूर्णांक हो, यानी ये इनमें से हो, तो r का मान क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि जब 0 होगा तब पूरी तरह 2 से ये विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे r का मान क्या लेना होगा, 0। तो हमने लिख दिया a = 2q + 0 यानी 2q होगा। और जब a एक धनात्मक विषम पूर्णांक हो तो क्या लेना होगा, r का मान 1। 2 ही मान है, या तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा। तो जब विषम होगा तो यहाँ r का मान 1 लेना होगा, इसलिए तब ये क्या हो जाएगा, 2q + 1 होगा। इसलिए निष्कर्ष के रूप में हमने इस चीज़ को सिद्ध कर दिया कि ये 2q + के रूप का होगा, और विषम पूर्णांक जो होगा धनात्मक वो 2q + 1 के रूप का होगा। यहाँ हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ध्यान देने वाली बात यहाँ वर्ग है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। दर्शाना है या दिखाना है, दोनों एक ही बात है।
और कभी कभी यह भी रहता है सिद्ध कीजिए। तो हमें समझना होता है पहले प्रश्न को। किसी भी परीक्षा में प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व हमें प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं, तो हमने धनात्मक पूर्णांक को a मान लिया और b के यहाँ पे 3 ले लिया। अब विभाजन प्रमेयिका का हमने प्रयोग किया। प्रमेयिका आपको याद ही होगा, जिसे लेमा भी कहते हैं। तो अंग्रेजी माध्यम के छात्र लेमा याद रखेंगे। तो ये a = bq + r और r, ये कंडीशन आप जान ही रहे हैं, q r पूर्ण संख्याएं होंगी। तो 3 हम जब b का मान लेते हैं तो ये a = 3q + r हो जाता है और इस तरह से ये r < 3 होगा और संभावित मान 0, 1 या 2 होंगे। आपने पहले भी देखा है। यहाँ नई बात क्या है, इसे देखना है। नई बात ये है कि वर्ग है यहाँ, यानी a का वर्ग करने के लिए कहता है। तो a तो हमने देख लिया, a इस तरह से प्रमेयिका से a बराबर ये होगा 3q + r होगा। यहाँ हमें वर्ग करना है, तो वर्ग करेंगे तो ये a² हो जाएगा और 3q + r का स्क्वायर हम करेंगे तो a + b होल स्क्वायर। देख रहे हैं, आपको याद होगा, क्लास 8 में भी आपने पढ़ा है। तो a + b होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या होगा, a² + b² प्लस देखिए 2ab, तो 2 × 3 × 3q × r 6qr, a² + b² प्लस 2ab के फॉर्मूले पे इसने हमने इस तरह से लिखा। अब यहाँ देखिए पहला केस, r के संभावित मान देखिए, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा। तो जब 0 होगा r का मान तो हम r के यहाँ पे क्या रखेंगे, 0। तो a² क्या हो जाएगा, देखिए 0 रखेंगे तो 0 का वर्ग 0 होगा और 0 को यहाँ 6q से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। इसलिए ये 9q² रह गया और इसमें हमने 3 × 3 कर सकते हैं 9 को, तो हमने 3 × 3 किया। अब 3q² को हम m मान लेते हैं। m यहाँ पर हमने माना है किसी भी पूर्णांक के लिए। देखिए किसी पूर्णांक m के लिए, तो m कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो 3q² एक पूर्णांक कैसे है, इसे हम देख लेते हैं। q के बारे में आपको पहले पता है कि q और r क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं भी पूर्णांक होती हैं। आपको पता है कि पूर्णांक धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य। तो शून्य एक पूर्णांक है जो ना तो धन है ना ही ऋण है। तो पूर्ण संख्या हमने मान, यहाँ देखिए q है, इसलिए q का वर्ग भी एक पूर्णांक हो जाएगा। जैसे देखिए पूर्णांकों का वर्ग मीन्स उसी को, जैसे 2 का वर्ग है तो क्या करेंगे, 2 को हम 2 से गुना करते हैं। 3 का वर्ग है तो क्या लिखते हैं, 3 × 3 लिखते हैं। तो हम पाते हैं यहाँ 4, ये भी एक पूर्णांक है। ये पाते हैं 9, ये भी एक पूर्णांक है। यानी पूर्णांक का वर्ग करें तो हमें पूर्णांक ही मिलता है। पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक होगा और किन्हीं 2 पूर्णांकों को हम गुना करें। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं 1 × 2, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। 5 × 7 क्या प्राप्त हुआ, 35। तो यह भी एक पूर्णांक है। तो याद रखने वाली बात है कि पूर्णांकों, किन्हीं 2 पूर्णांकों का योगफल अंतर गुणनफल हमेशा एक पूर्णांक होगा। तो यहाँ पे हम 3q² को m मान लेते हैं, जहाँ m = 3q² हमने यहाँ लिख लिया है और एक पूर्णांक है। उसी प्रकार हम r का मान 1 रख करके देखेंगे और यहाँ पर देखिए 3 हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे तो 3q² + 2q हो जाएगा और फिर +1 अलग लिख देंगे। और ये यहाँ देखिए फिर हमने क्या किया, 3q² और +2q। मैंने अभी बताया आपको कि पूर्णांकों का वर्ग, पूर्णांकों का योगफल पूर्णांक ही होगा। इस तरह से ये भी पूर्णांक है, यानी m बराबर हमने इसे लिख दिया तो ये भी 3m + 1 के रूप का हो गया। देखिए केस 3rd, तीसरा केस हम देखते हैं। जब r का मान 2 हो,
तो यहाँ इस तरह से हम मान बैठा करके लिखते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, ये 4 है तो 3 + 1 करते हैं ताकि ये हम इसका गुणनखंड कर सकें, ये कॉमन ले सकें। यहाँ देखिए तो 3 कॉमन लेते हैं तो ऐसे प्राप्त होता है। अब ये देखिए अंदर में जो चीज़ें हैं 3³ ये भी पूर्णांक हो जाएगा, 1 भी पूर्णांक है और 6³ भी पूर्णांक, तो पूर्णांकों का योगफल फिर क्या हो जाएगा, पूर्णांक। तो उस पूर्णांक को भी हम कोई पूर्णांक m कहेंगे, तो m कोई भी पूर्णांक हो सकता है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी पूर्णांक m के लिए। तो यहाँ पे हम 3m + 1 लिख देंगे। तो इस तरह से देखते हैं, या तो 3m के रूप का हुआ या नहीं तो 3m + 1 के रूप का हुआ है, तो यहाँ भी 3m + 1 के रूप का हुआ। तो निष्कर्ष हमने निकाला किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ये रफ में हमने आपको समझाने के लिखा था, इसे हम लिख सकते हैं, इसे रफ लिख देंगे। हमें सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। यहाँ देखिए घन है, धनात्मक पूर्णांक का घन। धनात्मक पूर्णांक अब जानते हैं कि प्राकृत संख्या ही धनात्मक पूर्णांक होती है, तो इसमें हम उसको a मानेंगे और b के जगह पे हम 3 लेंगे। आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में मैंने बताया था भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, तो भाजक के तौर पे हम 3 लेंगे। इस तरह से हम लेते हैं और ऐसे सजा लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम कि r का मान 0, 1 या 2 होगा। फिर हम अब इसका घन करते हैं, इस संख्या क्या करते हैं, घन। घन यानी पावर 3, क्यूब, अंग्रेजी में क्यूब बोलते हैं घन को। तो इस पर पावर 3 है तो इस पर भी पावर क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि दोनों संख्या समान है। हमने लिख भी दिया है घन करने पर। अब देखिए ये a + b² आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है, a + b² तो a³ + b³ + 3ab² + 3a² b। देखिए यहाँ पे हमने x + y को लिया है। देखिए x + y² ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए तो इसको हम गुना करते हैं तो फिर ये 27 क्यूब्ड हो जाएगा, क्यूब पर पावर 3। फिर यहाँ देखिए r² है और अब हमारे पास 3 केस आते हैं। बारी बारी से हम r का मान रखेंगे, यानी 0, 1, 2 रखेंगे। तो पहला जो कंडीशन है, पहला जो केस है उसमें r का मान हम पहले 0 लेंगे। 0 लेने पर ये मान देखिए, ये 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो कुल मिला करके हम देखते हैं कि ये 27 क्यूब्ड आता है लास्ट में। अब हम 9 कॉमन लेंगे तो 3 क्यूब पर पावर यहाँ 3 हो जाएगा। अब आपको पता है कि पूर्णांकों का घन, फिर पूर्णांक को पूर्णांक से गुना करेंगे तो भी हमें पूर्णांक ही प्राप्त होगा। इसलिए हम 3 क्यूब, ये क्यूब को हम क्या लिखते हैं, m लिख लेते हैं और हम कह देते हैं कि m एक पूर्णांक है। तो इस तरह से हमने देख लिया केस फर्स्ट, केस सेकेंड। इसी तरह हम देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसे हम किस तरह से इसका देखिए कॉमन कैसे लेते हैं। हम 1 को यहाँ लास्ट में रख देते हैं और इसमें से 9 कॉमन तीनों में से लेंगे तो इस तरह से ये बीच में आ जाएगा और फिर इसको हम m मान लेते हैं। यहाँ m भी क्या है, एक पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांकों का ये घन है, ये वर्ग है, फिर इनका योगफल है, तो हम यहाँ भी m एक पूर्णांक मान लेते हैं। इस तरह तीसरा केस हम देखते हैं जब r 2 हो। यहाँ देखिए 3 मान है ना r के, तो जब r 2 होगा तो इस तरह से देखते हैं हम लोग, यहाँ भी कॉमन लेकर के हम 9m + 8 लाते हैं और निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m, 9m + 1 या 9m + 8 होता है। प्रश्न में दिया हुआ है 2 पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता हमें ज्ञात करनी है जिससे दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से मापा जा सके। पूर्ण रूप से मापना है
और वो महत्तम धारिता वाला चाहिए, तो हमें वहाँ पर महत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा 735 और 504 का, ताकि उस बड़े से बड़े बर्तन की धारिता को हम माप सकें। छोटे से छोटे की बात करेंगे तो मान लीजिए 1 लीटर वाला ही अगर बर्तन मिल जाए हमें तो उससे भी हम नाप सकते हैं, लेकिन हमें बड़े से बड़े बर्तन की आवश्यकता है, इसलिए हमें वहाँ पर महत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम इसका महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से निकालेंगे। तो हमने लिख दिया इस तरह से, और आपको बताया गया है कि 735 चूँकि बड़ी संख्या है इसलिए हम a के रूप में 735 को लेते हैं, जैसा कि आपने देखा है पहले ही कि a बराबर बी क्यू प्लस आर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। यहाँ देखिए हमने इसी की तरह देखिए ये 735 को हमने भाज्य लिया है a की जगह पे, और ये भाजक, ये भागफल और ये शेष। ये प्रथम चरण हुआ। प्रथम चरण में हम इतना लिख लेते हैं। दूसरे चरण में भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तो ये दूसरा चरण हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरे चरण में भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तो ये हमारा हुआ तीसरा चरण। चौथा चरण है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो 4 चरण हो गए, और जहाँ शेष शून्य हो उस स्थिति में जो भाजक होता है वही HCF होता है, यानी मौसा होता है। तो हमने यहाँ देखा 0 आ गया, और उस समय ये HCF 21 है। यहाँ देखिए 21 है, इसलिए धारिता हम कहेंगे उस बर्तन की धारिता 21 लीटर है। इसमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, ये अधिकतम संख्या स्तंभों की निकालनी है, इसलिए हमें 616 और 32 का मौसा निकालना होगा। मैं आने वाले वीडियो में विस्तार से इस तरह के प्रश्नों को समझाऊंगा, फिलहाल आप इसे नोट कर लें। इस प्रश्न में भी हमें मौसा निकालने की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या को समान रखना है।